देखिए एविडेंस में लेक्चर चलेगा आपका। और आईपीसी कल से आपका आईपीसी में 1-2 दिन लेक्चर चलेगा। आईपीसी का अब जो अगली धारा है आपका, ये बता दिया जाए आपको। जो समस्यात्मक क्वेश्चन आते हैं उसको 40-50 अलग से समस्याएं हम लिखवाएंगे और वो समस्याएं अलग से डील की जाएगी। और जो मेन मेन समस्यात्मक जहाँ जहाँ से धाराओं से क्वेश्चन आते हैं सभी समस्याओं को लिखवाना संभव नहीं है। मैं चिन्ह जरूर लगवा दूंगा कि इस धारा की भी समस्या आप पढ़ कर जाइए। जैसे कि वर्तमान में जो धारा 172 है, 173 है, 174 है, इधर से आपका समस्याएं भी आ रही हैं। तो आईपीसी में जो अब अगला मैंने आपका जो लेक्चर चलेगा पढ़ कर आइए। आपका मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यानी कि 191 और 192, और दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। फिर इसके बाद से आपका कुछ धाराएं आईपीसी की गोल कर देनी है। और फिर आपका एक क्वेश्चन उधर से आगे से बनता है पब्लिक न्यूसेंस का, यानी कि 268 का बन सकता है, कम चांस रहता है। और 268 के बाद आपका एक अश्लीलता पर क्वेश्चन बन सकता है टिप्पणी में, वो हम बताएंगे। और उसके बाद आपका 299, यानी कि हमें लगता है कि परसों या नरसों तक आपका धारा 299 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर में आपका 3 क्वेश्चन लगभग मेंस में बनते हैं। और जो क्वेश्चन इधर के हैं ज़्यादातर प्री के और समस्यात्मक बनते हैं। देख लेंगे हम पेपर भी, अगर बीच में 1-2 और छोटे छोटे सेक्शनों से बने होंगे क्वेश्चन तो वह भी बताया जाएगा। तो कल से आपका ये आईपीसी का भाई लेक्चर चलेगा आपका। मैंने आप पढ़कर घर से आइए और अच्छा रहेगा, क्योंकि मिथ्या साक्ष्य देना और गणना में डिफरेंस भी ज़रूरी है जानना। और एविडेंस में आज लेक्चर ही चलाते हैं, कल से 2-3 दिन हम लिखवाएंगे, क्योंकि अभी आपका आईपीसी लिखवा ही गया था। देखिए एविडेंस में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था थोड़ा तेजी के चक्कर में अस्त व्यस्त हो गया था थोड़ा। फिर हम उसको, यानी कि आपका जैसे गवाह है, थोड़ा बहुत अगर गवाह अस्त व्यस्त हो जाता है तो उसको लाइन पर लाने के लिए पुनः परीक्षा की जाती है, यानी कि री एग्जामिनेशन किया जाता है। उसी प्रकार थोड़ा बहुत आपका, मैंने बहुत तेज चल गया था, 1-2 लोग बताए कि बहुत स्पीड में चल गया क्रॉस एग्जामिनेशन, अतः थोड़ा आपका प्रति परीक्षा फिर से बताया जाए। देखिए आपका प्रति परीक्षा के बारे में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्रति परीक्षा को परिभाषित करते हुए इसका आपका क्षेत्र बताइए या इसका एरिया बताइए। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफाइन करते हुए और इसके उद्देश्यों को बताइए और इसका क्षेत्र बताइए। जब भी आप क्षेत्र लिखेंगे तो 6-7 धाराएं जरूर याद रखिए। और 6-7 धाराएं जो मैं बताऊंगा वह हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा। और उन धाराओं में 3-3 लाइन आपको ऐड करना है। तो आइए आपका देखा जाए प्रति परीक्षा के बारे में कैसे आप शुरुआत करेंगे। और उसके बाद एम यानी कि पर्पज 8-9 लिखिएगा और तब प्रति परीक्षा का क्षेत्र लिखिएगा। देखिए आपका शुरुआत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में प्रति परीक्षा को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि विपक्षी पक्षकार द्वारा मुख्य परीक्षा के पश्चात की गई परीक्षा ही गवाह की प्रति परीक्षा कहलाती है। यानी कि प्रति परीक्षा किसके द्वारा सदैव की जाती है? जो गवाह को बुलाता है कि विपक्षी पक्षकार द्वारा विपक्षी। इसका क्रम धारा 138 में दिया गया है। धारा 138 के अनुसार गवाहों से साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी और अगर विपक्षी ऐसा चाहे
तो मुख्य परीक्षा के बाद यानी कि क्रम सीरियल वाइज मुख्य परीक्षा के बाद गवाह से प्रति परीक्षा होगी। लेकिन कब प्रति परीक्षा होगी? जब विपक्षी ऐसा चाहे। यदि कोई साक्षी मुख्य परीक्षा के पश्चात प्रति परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होता तो उसकी मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान कोई महत्व नहीं रखेगा, यानी कि हर हाल में उसे प्रति परीक्षा से या जिरह से या क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना ही होगा। इसके बाद आप प्रति परीक्षा का उद्देश्य लिखेंगे कि आखिर किस पर्पज को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। तो कम से कम 7-8 उद्देश्य याद करके जाइएगा। देखिए, एक उद्देश्य हम भी बता रहे हैं। प्रति परीक्षा का पहला उद्देश्य है सत्य का प्रकटीकरण, यानी कि किसी साक्षी ने आपका अगर झूठ बोल दिया है तो उसके मुख से सत्य उगलवा लिया जाए। और सत्य उगलवाने की वर्तमान समय में जो तरीका है वह गवाह की क्या है? प्रति परीक्षा। तो पहला उद्देश्य हो गया कि सत्य को प्रकट करवाया जाए गवाह से। दूसरा है साक्षी की विश्वसनीयता की परख करना, यानी कि जो गवाह गवाही दे रहा है वह विश्वास लायक है कि नहीं है, इसकी परीक्षा की जाती है। इसकी भी ये भी उद्देश्य है आपका प्रति परीक्षा का। जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम बताएंगे कि किसी गवाह से ये पूछा जा सकता है कि क्या तुम डकैती करके अपना जीवन यापन करते हो, और अगर ये साबित हो गया कि ये तो बैड कैरेक्टर वाला व्यक्ति है तो ऐसे गवाह की विश्वसनीयता क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी। तो दूसरा उद्देश्य है प्रति परीक्षा का कि साक्षी की विश्वसनीयता पर अटैक करिए। अब एक क्वेश्चन आपका अलग से भी बनता है कि साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करिए। अलग से हम बताएंगे। तो इसके लिए धारा 155 काम करेगी, यानी कि एविडेंस की धारा 155 अभी पढ़ाया नहीं गया है। आपका जब होस्टाइल विटनेस आ जाएगा, हमें लगता है कि 1-2 दिन में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इधर बीच की धाराएं जो हैं, कुछ धाराएं आपका मेंस में टिप्पणी में भले बन जाती हैं आपका, लेकिन और धाराएं कम बनती हैं। लेकिन 154 हुआ, 146 हुआ, 155 हुआ आपका, फिर आपका 159 हुआ, 160, 161, फिर 162 भी क्वेश्चन आ चुका है, 165 भी आ चुका है, 167 भी आ चुका है। इधर लास्ट के जो सेक्शन है वहाँ से यूपी एपीओ में खूब क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं। तो आपका और एक क्वेश्चन आपका ये गवाहों को कौन कौन सी सुरक्षा दी गई है, अगर उनसे अनुचित प्रश्न पूछा जाता है, वो भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन पहले आइए आपका प्रति परीक्षा हो जाए, उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन, और उसके बाद अन्य चीज़ें हम बताएंगे। तीसरा जो प्रति परीक्षा का उद्देश्य है कि साक्षी से अपने पक्ष में कोई बात कहलवाना, यानी कि जो बातें गवाह ने मुख्य परीक्षा में छुपा ली हैं और विरोधी अगर वह बताता तो विरोधी पक्षकार के फेवर में बातें जाती, तो प्रति परीक्षा में उसके जो मन में बातें वह छुपा लिया है उसको प्रकट कराया जाए, और विपक्षी उसका प्रयोग क्या करे? अपने फेवर में, यानी कि जो बातें वह छुपाया है उसको क्या करवाया जाए? उजागर। तीसरा उद्देश्य। चौथा देखिए, साक्षी की मेमोरी की जांच करना, स्मृति की जांच करना, यानी कि इसकी जांच पर प्रति परीक्षा में इसकी भी जांच की जाती है कि क्या साक्षी जो घटनाओं को देखता है क्या उन घटनाओं को वह बता पाता है कि नहीं। आपका यानी कि
क्या उसकी स्मृति इतना तेज है कि वह जो घटना 5 साल पहले देखा था उसको याद है कि नहीं है? अब आप लोग बताइए, अगर गवाह घटना के बारे में भूल गया तो क्या वह अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर बयान कहीं दर्ज कराया हो तो वह बयान देखकर और अपनी स्मृति क्या कर सकता है? ताज़ा। अगर एक्सपर्ट है और वह कुछ भूल गया हो तो क्या वह अपना मेमोरी रिफ्रेश करा सकता है कि नहीं करा कर सकता है? आपका हाँ? नहीं नहीं, न्यायालय से मांग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं भाई, किसी को डायरेक्ट नहीं अधिकार है। अगला देखिए, अगला है साक्षी को अविश्वसनीय सिद्ध करना। यानी कि प्रति परीक्षा का ये भी उद्देश्य है कि जो गवाह मने पक्षकार ने पेश किया है, विपक्षी पक्षकार का अधिवक्ता उस गवाह के करेक्टर इत्यादि पर आरोप लगाता है और ये साबित करता है कि इस गवाह की बातों पर विश्वास न किया जाए। तो कैसे कैसे आप साबित करेंगे? हजूर ये गवाह स्वयं अपराधी हैं, हजूर ये गवाह स्वयं डकैत है, हजूर ये जो गवाह है वह पैसे पर आया है, हजूर धमका कर लाया गया है, और इसकी विश्वसनीयता पर क्या हम करेंगे अटैक? कि हजूर ये क्या लेकर आया है? पैसा। ये घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, वादी या अभियोजन ने जबरदस्ती इसे बहला फुसला कर क्या बना दिया है? गवाह। आइए, साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में छुपाई गई बातों को उजागर करना। यानी कि मुख्य परीक्षा देते समय गवाह ने जिन बातों को छुपा लिया था, प्रति परीक्षा में उसको क्या कर दिया जाए? उजागर। अगला ये विरोधी पक्षकार के वाद को कमजोर करना। यानी कि गवाह ने जो बातें मुख्य परीक्षा में बताई हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि गवाह भ्रम में आ जाए और मुख्य परीक्षा की बातों से मुकर जाए। यानी कि इसका मतलब लीगल भाषा में ये हुआ कि मुख्य परीक्षा में साक्षी द्वारा कही गई बातों में विरोध पैदा करना। विरोध का मतलब 36 का आंकड़ा, कंट्राडिक्शन कर देना। यानी कि मुख्य परीक्षा में कुछ और कहा और प्रति परीक्षा में कुछ और कहलवा देना। जैसे मुख्य परीक्षा में कहा था कि मैं 10 मीटर लगभग दूर था घटना स्थल से, और प्रति परीक्षा जब होने लगी तो कहा कि मैं तो 50 मीटर दूर था। यानी कि उसकी अपनी ही बातों में कंट्राडिक्शन, विरोध हो गया, तो तुरंत विरोधी पक्षकार कहेगा कि इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। देखिए, मुख्य परीक्षा में कहा था कि मैं 10 मीटर दूर था घटनास्थल से, और प्रति परीक्षा में कितना कह दिया? 50 मीटर। तो इसीलिए प्रति परीक्षा के लिए गवाह को पहले से तैयार किया जाता है, और जो गवाह प्रति परीक्षा से सकुशल निकल गया, मुकरा नहीं, विरोधी बातें नहीं किया, तो मान कर चलिए कि अभियुक्त को सजा मिलना अब क्या है? तय है। और अगर प्रति परीक्षा में हिल डुल गया, यानी कि पटरी से क्या हुआ, ट्रेन उतर गई, तब अभियुक्त भी बरी होने का आपका अधिकारी होगा, दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो उद्देश्य बताया गया। अब क्षेत्र पर आ जाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है वह आपका है एरिया है या क्षेत्र हमें देखना है। यानी कि प्रति परीक्षा का आपका क्षेत्र क्या है? देखिए, प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से विस्तृत होता है। ये लाइन जरूर आप लिखेंगे। प्रति परीक्षा का क्षेत्र मुख्य परीक्षा से विस्तृत होता है, वाइड होता है, व्यापक होता है। इस अधिनियम की धारा 138 में यह बताया गया है। पहले 138 धारा को कवर करेंगे। कौन सी धारा? 138 को, कि मुख्य परीक्षा
तथा प्रतिपरीक्षा में सुसंगत बातों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन प्रतिपरीक्षा में यह आवश्यक नहीं है कि केवल उन बातों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएं जो किसी साक्षी ने मुख्य परीक्षा में बताई है। अतः प्रतिपरीक्षा में जो बातें मुख्य परीक्षा में गवाह ने नहीं बताई हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वह जो प्रश्न होना चाहिए रेलेवेंट होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, सुसंगत, विसंगत नहीं। तो किसका एरिया व्यापक रहा? पहला को आपका पॉइंट आया प्रति परीक्षा का। ये पहला क्षेत्र हम लिखेंगे तो पहला लिखेंगे। इसके बाद आ जाइए सेक्शन वाइज आपको कवर करना है। पहला सेक्शन लिखिएगा 138, इसको 4 लाइन हम लिखवा देंगे वैसे। इसके बाद 139 लिखना है, 139 भी आपका 4 लाइन लिखना पड़ेगा। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा नहीं होगी। यानी कि सामान्यतः जो व्यक्ति केवल इसलिए न्यायालय द्वारा बुलाया गया है कि वह कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे, तो क्या उसकी प्रतिपरीक्षा होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि वह किसके लिए केवल बुलाया गया है? तो दस्तावेज पेश करने के लिए। लेकिन लगाकर एक लाइन आगे बढ़ना इसमें। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करता है तब इसकी प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। फिर इसको देखिए एक बार दोबारा। धारा 139 आपका यह बताता है, फिर एक बार इसको देखिए कि जो व्यक्ति केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा तलब किया गया है, समन किया गया है, उस व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा नहीं होगी जब तक कि वह अपने को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर देता। लीगल भाषा में सबसे अच्छा है कि आप 4 लाइन के बदले 2 लाइन ये लिखिए और इन्हीं दोनों लाइनों में सब कुछ क्या है, समाहित। यानी कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कब होगा? तो जब वह अपने को गवाह के रूप में क्या करे, प्रस्तुत कर दे। याद करके जाइएगा। 139 के बाद 140 धारा लिखेंगे। तीसरी हम बता रहे हैं एरिया, तीसरा एरिया 140 लिखेंगे। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा हो सकेगी। यानी कि जो गवाह करेक्टर का एविडेंस देने आया है तो सबसे पहले तो उसकी मुख्य परीक्षा होगी, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। उसके बाद क्या मुख्य परीक्षा देने के बाद वह भाग जाएगा? नहीं, उसका भी क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये तीसरी धारा कौन सा हुआ इसमें एरिया में? 140। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका जो पूछा जाता है वह 143 आपका। इसके बाद आप जो लिखेंगे 141 छोड़ दीजिएगा, 142, 143 लिखिएगा। 143 ये बताती है कि सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में सदैव पूछे जा सकते हैं। यानी कि प्रतिपरीक्षा का यहाँ भी क्षेत्र ये बताता है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है, सूचक प्रश्न है, तो मैं एक दिन बताया भी था, अभी आगे बताऊंगा भी कि लीडिंग क्वेश्चन किसे कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न जो जिसमें उत्तर समाहित होता है, या ऐसा प्रश्न जो उत्तर को भी इंडिकेट करता है। जैसे मौर्य जी हैं आपका, चायबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, और पता लग रहा है कि फिर जाकर बैठ जा रहे हैं, फिर लोगों ने फोटो खींचकर भेज दिया है हमारे ऊपर, लेकिन केवल इन्हीं का फोटो भेजते हैं लोग, अपना फोटो नहीं भेजते। यानी कि जितने सह अपराधी हैं
वह अपना बचाव भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मौर्य जी सावधान रहिए। आप भी उनका क्या करिए, फोटो खींच लीजिए, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आपके साथ सह अपराधी कौन कौन थे। और दृष्टांत एकदम रट डाले हैं एविडेंस की धारा 156 का। वहीं यहाँ से कोचिंग से निकले दो लोग, रास्ते में एक लोग खड़े थे, कहाँ जा रहे हैं, चलो चलो हम भी चलेंगे, तीसरा सा अपराधी हो गया। तो एक लोग चाय की दुकान के सामने खड़े थे, चौथा हो गया, और पांचवा इंतजार कर रहा था चाय की दुकान में बैठ कर कि कोई सा अपराधी आए। तो चार से कितने हो गए, पांच। और आगे बढ़ेगा इसमें, तो फिर एक बार देखा जाए, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मौर्य जी से पूछा जाए कि आप जब चाय पीने गए थे तो दो लोग थे कि तीन लोग। तो देखिए प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रश्न में उत्तर भी इंडिकेट कर रहा हूँ, या तो आप दो दीजिए या तीन। तो अब गवाह ये कह सकता है कि भाई हम ना तो दो थे न तीन थे, हम तो चाय पीने गए ही नहीं थे। या सही बोल दे तो तपाक से निकलेगा, तपाक से माने बहुत तेजी से, कि हम लोग दो तीन नहीं बल्कि कितने थे, पांच। तो तुरंत विपक्षी वकील कहेगा हजूर इस बात को नोट करिए, देखिए गवाह ने मुख्य परीक्षा में तीन बताया था और प्रति परीक्षा में कितना बता दिया, पांच। अतः ये गवाह क्या बोल रहा है, झूठ। ये विश्वास के योग्य हैं कि अयोग्य हैं। तो इसी में अटैक किया जाता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में। अगला देखिए आपका, हाँ आपका 143 एरिया कवर करना है कि प्रति परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन अधिकार के रूप में सदैव पूछे जा सकते हैं। इसके बाद धारा 145 आप लिखेंगे। 145, अगर कोई साक्षी है और किसी लेखबद्ध विषय के बारे में आपका कह सकते हैं, नहीं आपका देखिए, अगर कोई साक्षी है और वह कोई उसका कथन पहले लेखबद्ध किया गया था और वह उस कथन के बारे में अब गवाही दे रहा है, तो क्या उसकी प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। जैसे कि आपका पुलिस के समक्ष बयान दिया था, गवाह के रूप में आया, तो क्या विपक्षी द्वारा अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रति परीक्षा हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 105, एक सेक्शन कौन छूट रहा है बीच में भाई, पूर्वतन लेखबद्ध कथन, नहीं अभी दो तीन सेक्शन है भाई, 145 तो है। एक सेकेंड भाई, 144 एक छूट गया था भाई आपका। 144 एक लाइन आप लिख सकते हैं कि जब कोई गवाह या जब कोई साक्षी गवाही देने वाला है और जिस विषय के बारे में वह गवाही देने वाला है वह किसी दस्तावेज में आपका लिखी गई थी, यानी कि आपका या तो संविदा से संबंधित थी या संपत्ति के अन्य बयान या अनुदान से, और वह बातें दस्तावेज में क्या की गई थी, लिखी गई थी, तो तुरंत कहा जाएगा कि पहले तुम दस्तावेज पेश करो और तब आपका इस बारे में तुम्हारी मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा इत्यादि होगी। और यानी कि पहले दस्तावेज को क्या कराया जाएगा, पेश, हल्का सा। इसके बाद आपका जो लिखिएगा, आपका 161 लिखिएगा। 161 देखिए आपका 159 में मेमोरी रिफ्रेश की गई, 160 में मेमोरी रिफ्रेश करने वाले ने आपका बयान दिया, और जो व्यक्ति मेमोरी रिफ्रेश करके बयान दिया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। तो बताइए कि धारा में ये एरिया दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा कि धारा में
तो आपका 161। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन इधर पूछे जाते हैं यानी कि आपका वे समाप्त हो गए। यानी कि आपका जो प्रति परीक्षा का नियम था या जो प्रति परीक्षा के बारे में आपके प्रावधान थे वे समाप्त हुए। आइए अगला आपका क्वेश्चन देखा जाए। और वह जो हम क्वेश्चन आपका देख रहे हैं लीडिंग क्वेश्चन। देखिए लीडिंग क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपका डिटेल फुल क्वेश्चन जल्दी नहीं बना है। आपका जो क्वेश्चन बना है वह आपका टिप्पणी में ही ज़्यादातर अब तक के इतिहास में बना है। और जब भी सूचक प्रश्न आए तो 3 धाराओं को जरूर उल्लेख करिएगा। 141 में परिभाषा, 142 में कब पूछा नहीं जाना चाहिए और 143 में कब पूछा जाएगा। तभी तो बताया गया कब पूछा जाएगा अधिकार के रूप में, किस परीक्षा में, प्रति परीक्षा। तो आप टिप्पणी में आता है, टिप्पणी जैसे ही आप 1 से 1.5 पेज में समाहित कर देंगे। देखिए मैं भी आपका एक एक करके बता रहा हूँ टिप्पणी में। और उसके बाद 3 धाराएं आप कम से कम तैयार करके जाइएगा। 141, 142 और कौन सी धारा, 143। अब इसमें भाई सेक्शन गलत ना हो। देखिए आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि लीडिंग क्वेश्चन पर आप टिप्पणी लिखिए या आपका लीडिंग क्वेश्चन पर आप टिप्पणी लिखिए। तो आपका कैसे इसको डील करेंगे देखिए कह करके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 में सूचक प्रश्न को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, तो ऐसे प्रश्नों को ही सूचक प्रश्न कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा प्रश्न है जो उत्तर को भी सुझाता है, उत्तर को इंडिकेट करता है। जैसे कि घटना स्थल से आप 10 मीटर दूर थे कि 20 मीटर दूर थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न तो पूछा गया लेकिन उसी प्रश्न में आपका उत्तर भी समाहित है। गवाह को इंडिकेट किया जा रहा है कि उत्तर में हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन कौन, या तो 10 मीटर या कितना मीटर, 20 मीटर। इसी उत्तर में से तुम जवाब दो। तो गवाह ये भी कह सकता है कि न तो 10 मीटर न ही 20 मीटर बल्कि हम आपका 50 मीटर थे, या हम तो 2 ही मीटर दूर थे, या हम तो एकदम पास में थे। यानी कि आपका जैसे दूसरा उदाहरण आपका है कि दूसरा उदाहरण, जब घटना घटित हुई तो आप घटना के समय आपका मुख किस दिशा में था, पूरब था कि पश्चिम था। यानी कि प्रश्न पूछा गया लेकिन उत्तर भी इसमें क्या कर दिया गया, इंडिकेट। जैसे कि डॉक्टर साहब हैं, आपका आ गए हैं गवाही देने, तो वकील साहब ने पूछा कि फीस 300 लेते हैं कि 500। तो कभी काल हड़बड़ी में डॉक्टर बोल देते हैं 1500 या आपका 200 मैं लेता हूँ, मैं तो फीस ही नहीं लेता। तो ये सब यानी कि ऐसा प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है या प्रश्न करने वाला आशा करता है कि ये व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों में दिए गए उत्तरों में से कोई उत्तर देगा, उसी प्रश्न को हम क्या कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन की परिभाषा आपका भारत के उच्चतम न्यायालय ने वाटके जोसेफ बनाम केरल राज्य के वाद में, वाटके जोसेफ बनाम केरल राज्य के वाद में 1993 में दी। देखिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो साक्षी को वास्तविक या अनुमानित तथ्य बताता है जिसकी पुष्टि उत्तर द्वारा
वादी या अभियोजन करने की आशा करता है, वहीं सूचक प्रश्न है। यानी कि वहीं तो मैं बता रहा हूँ कि जब किसी गवाह से प्रश्न पूछा जाता है और एक अनुमानित या वास्तविक उत्तर भी उसी प्रश्न में क्या रहता है, समाहित, तो ऐसी दशा में यह जो प्रश्न होगा क्या कहलाएगा, लीडिंग क्वेश्चन। अब सूचक प्रश्न, अब आ जाइए। सूचक प्रश्न की परिभाषा आपकी हो गई, तो अगला आपका एरिया लिखना है, 142 लिखना है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछे जाने चाहिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 ये बताती है कि ऐसे प्रश्नों को कब नहीं पूछना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को सामान्यतः आपका मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता है तो विपक्षी पक्षकार द्वारा इस पर आपत्ति की जा सकती है, और अगर विपक्षी पक्षकार ने आपत्ति कर दी तो बताइए किसकी अनुज्ञा से अब पूछा जाएगा, न्यायालय की। तो ये एरिया आपका कब नहीं पूछा जाना चाहिए, जनरली मुख्य परीक्षा, याद करके जाना, और किस परीक्षा, पुनः परीक्षा। अगर पूछ ही लिया गया तो विरोधी क्या कर सकता है, आपत्ति, और अगर विरोधी आपत्ति करता है तो किसकी इजाज़त लेकर पूछी जाएगी, न्यायालय की। अगला ये, इन्हें कब पूछा जाना चाहिए। तो अब ये इसमें एक और पॉइंट है, देखिए उसके बाद आपका 142 में कि न्यायालय मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में कब लीडिंग क्वेश्चन पूछने की अनुज्ञा देगा। तो यदि क्वेश्चन ऐसे हो जो पूरह स्थापन यानी कि इंट्रोड्यूस करने वाले हों या परिचयात्मक हो। दूसरा, जो निर्विवाद विषय है यानी कि जिस पर पक्षकारों में कोई विवाद न हो। और तीसरा, जो न्यायालय की राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से प्रूफ हो चुके हैं। अगर मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में इनसे संबंधित बातों के बारे में लीडिंग क्वेश्चन गवाह पेश करने वाला पक्षकार गवाह से पूछता है, तो न्यायालय लीडिंग क्वेश्चन या सूचक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा देगा। भाई अनुज्ञा दे सकेगा कि नहीं, आपका अनुज्ञा देगा मतलब न्यायालय ऐसे मामलों में मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में आपका गवाह पेश करने वाले को गवाह से सूचक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, नहीं देगा मतलब बाध्य है, ये इसमें विवेकाधिकार नहीं। अगला आया कि कब पूछा जा सकता है। तो बेयर एक्ट की धारा 143 लिखेंगे कि धारा 143 में ये बताया गया है कि अधिकार के रूप में कब पूछा जा सकता है। तो अधिकार के रूप में किस परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपका कह सकते हैं कि प्रत परीक्षा में। एक और परीक्षा आप इसमें जोड़ लीजिएगा और वह आपका अतिरिक्त प्रत परीक्षा, यानी कि दोनों इसमें जोड़कर लिखना है आपको। फिर हम बता दें देखिए आपका ये फिर हम बताते हैं, इसमें अभी 2 धाराएं और आपका एरिया में बची हैं। फिर एक बार हम बताते हैं इसको, जो कोर आपका माने कि अगर 143 जब लिखिए तो केवल प्रति परीक्षा का उल्लेख न करिए। प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा में लीडिंग क्वेश्चन सदैव अधिकार के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला एरिया है, इतना तो आप लिखेंगे ही, 2 धाराएं और लिखेंगे, और 2 धाराएं और जो लिखी जाएंगी वह जरूर ऐड करिएगा। एक धारा है आपका 154 और दूसरी धारा
159। अब 154 और 159 देखिए, दोनों धाराएं मेंस में भी आ चुकी हैं, मैं आगे बताऊंगा। 154 में होस्टाइल विटनेस है, यानी कि पक्षद्रोही साक्षी। तो पहले तो पक्षद्रोही साक्षी को समझिए और तब आपका अलग इसमें बताया जाए। जो साक्षी सत्य बोलने का इच्छुक न हो उसे होस्टाइल या पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। ऐसी दशा में अब आइए एक उदाहरण देखा जाए, तब आपका इसको पक्षद्रोही घोषित कराया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति एक पक्षकार है और दूसरा पक्षकार भी। ए ने अपनी ओर से सी गवाह को पेश किया, तो ए इसकी जो परीक्षा करेगा, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा, और विपक्षी द्वारा इस गवाह की कौन सी परीक्षा होगी, प्रति परीक्षा और अतिरिक्त प्रति परीक्षा। अब ए ने पेश किया गवाह सी को, और जो सी गवाह है वह सत्य बोलने का इच्छुक ही नहीं है। अब ए क्या करे, तो न्यायालय से ये मांग करे ए कि हजूर, हमने अपनी ओर से सी को गवाह पेश किया और ये देखिए ये सत्य बोलने का इच्छुक नहीं है, अतः इसे होस्टाइल घोषित करिए, इसे पक्षद्रोही घोषित करिए। और जैसे ही आपका पक्षद्रोही 154 के तहत न्यायालय इस गवाह को घोषित कर देता है, वैसे ही विपक्षी को जितना क्वेश्चन पूछने का अधिकार था, अब गवाह पेश करने वाले को भी उतना क्वेश्चन पूछने का क्या होगा, अधिकार। यानी कि अब बी को क्या अधिकार था कि वह इस गवाह की प्रति परीक्षा कर सकता था, और प्रति परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बन सकता था, पूछ सकता था, आपका लीडिंग क्वेश्चन। तो पक्षद्रोही साक्षी से भी सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं, अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि विपक्षी को जितना अधिकार प्रति परीक्षा में प्राप्त था, अब वो सारे अधिकार किसको मिल जाएंगे, ए को, यानी कि गवाह पेश करने वाले को। लेकिन इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन है कि क्या परीक्षा का क्रम बदल जाएगा, नहीं। एक जो सी की परीक्षा होगी वह मुख्य परीक्षा ही होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में अब ए अपनी ही गवाह से लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकेगा, सूचक प्रश्न क्या करेगा, पूछ सकेगा। अंतिम जो आपका इसमें एरिया है लीडिंग क्वेश्चन का, वह 159 आप पढ़ेंगे। अगर कोई साक्षी अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आया हो, स्मृति ताज़ा करने के लिए आया हो, तो कुछ लीडिंग क्वेश्चन पूछकर, कुछ सूचक प्रश्न पूछकर उसकी स्मृति क्या कराई जाती है, ताज़ा। यानी कि मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए भी ऐसे गवाह से जो मेमोरी रिफ्रेश कर रहा है, लीडिंग क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं कि नहीं, पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार सूचक प्रश्न का जो दायरा था वो भी क्या हुआ, पूरी तरह समाप्त। तो क्लास आज की समाप्त की जाए भाई। आपका अगला क्लास कल चलेगा भाई। आपका देखिए कल क्या शेड्यूल रहेगा। आज थोड़ा लेट हो गया था, यहीं आपका कोचिंग से जाने में ही आपका अब समस्या कभी काल आ जाती है, तो इसीलिए आपका पास को सेट नहीं चल पाया, लेकिन कल चलाया जाएगा। और आगे आपका एविडेंस की कॉपी लेकर आइएगा कल से। 2 दिन कम से कम जितना पढ़ाया गया लिखवाया जाए, क्योंकि आगे आपका 2-3 दिन का लेक्चर होगा तो पूरा एविडेंस इधर तो समाप्त हो जाएगा 3-4 दिन में। मैंने इस हफ्ते इधर से निपटा दिया जाए 167 तक, ताकि अब अगले हफ्ते से शुरुआती दौर से उठाया जाएगा। भाई नए लोगों को बता दिया जाए 101 से हमने शुरू किया है अभी, क्योंकि इधर लोग कम पढ़ते हैं, तो ये हुआ कि पहले जो कम पढ़ते हैं वो पढ़ा कर लिखवा दिया जाए, और जो हमेशा लोग पढ़ते हैं उसको बाद में पढ़ाया जाए। तो कल आपका आईपीसी में लेक्चर चलेगा और एविडेंस में लिखवाया जाएगा। और पासको का एक्ट का नोट्स हम देखते हैं, आपका प्रिंट आउट आज निकल जाए तो कल हम दे देंगे हार्ड कॉपी।